गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, धनंजय आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं कुमार रौनक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, सिविल सर्विसेज को लेकर के हम प्रतिबद्ध रहते हैं और उसी सिलसिले में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी आने वाली है, जहां 342 पदों में से कुल 207 पद सिर्फ एसडीएम के होने वाले हैं। मतलब कि अगर आप जेपीएससी निकालते हैं तो बहुत संभावना है कि आप सीधे एसडीएम बनेंगे। उसी सिलसिले में हम लोग भी आपका क्लासेस यूट्यूब पे लेने वाले हैं और बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है लैंड रिफॉर्म। आपको पता है झारखंड एक ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र है और ट्राइब्स को के संरक्षण के लिए, उनकी भूमि के संरक्षण के लिए कई प्रकार के अधिनियम ऐतिहासिक काल से ही लागू किए जा रहे हैं। उसी का एक सिलसिले में आपको सीएनटी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आपके सिलेबस में है और आपको पता होगा यहाँ से आपके 5 मार्क्स के सवाल आते हैं, सीधा सीधा सिलेबस में मेंशन है। आपको पता होना चाहिए कि कुल जो लैंड रिफॉर्म से है वो 24 नंबर के मार्क्स आते हैं, जिसमें से 5 नंबर का सीएनटी, 5 नंबर का संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और अन्य कुछ ये है लैंड रिफॉर्म से, वहां से सवाल आते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को शुरू करेंगे वो है आपका छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है और क्यों लाना पड़ा, क्यों भूमि संरक्षण जरूरी है आदिवासियों के लिए, कैसे उनके कल्चर को प्रिजर्व किया जा सकता है, उनके राइट्स को प्रिजर्व किया जा सकता है, संविधान में जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है उस आधार पे कैसे उनके सारे ही अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है, ये सब बातों को हम समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसे शॉर्ट में आप देखते होंगे 1908। तो ये बात तो यहां से स्पष्ट है कि एक्ट कब आया है, तो 1908 में आया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, क्योंकि पृष्ठभूमि से आपको पता है 5 नंबर के सवाल जब आने हैं, 5 नंबर के सवाल जब आने हैं तो कहीं से भी सवाल आ सकता है। इसके आर्टिकल से भी आ सकता है, इसके शेड्यूल से भी आ सकता है, इसके पृष्ठभूमि से भी आ सकता है, इसे लाने में किन लोगों का योगदान रहा उन व्यक्तित्वों से भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो पृष्ठभूमि अगर हम देखें, अगर इसका हम बैकग्राउंड देखना चाहें, इसका अगर बैकग्राउंड देखना चाहें तो यहां आपको बैकग्राउंड मिलेगा। आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो 1764 में बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर जो जीता, बक्सर के युद्ध के बाद आपको पता है 2 संधियां हुई थी। संधि तो एक ही हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, मगर 2 लोगों से हुई थी। एक तो आपको पता है लखनऊ के नवाब के साथ हुई थी, वहां यहां हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। एक संधि जो 12 अगस्त को हुई थी, 12 अगस्त 65 को हुई थी, वो हुई थी आपके रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम, जो मुगल बादशाह उस समय हुआ करते थे, शाह आलम सेकंड, उनके बीच में हुई थी। और यहां से उन्हें राइट क्या मिल गया था, तो उन्हें जमींदारी राइट मिल गई थी। किसे? अंग्रेजों को जमींदारी राइट मिल गई थी। कहां की मिल गई थी भैया? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जमींदारी राइट मिल गई थी। और इसी जमींदारी राइट के तहत अंग्रेजों का जो एम था, उनका एम क्या था? उनका एम था भैया प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, अर्थात रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के क्रम में उन्होंने कई तरह के लैंड रिफॉर्म लाए, जिनमें से आप जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसमें आप पढ़ते हैं जमींदारी प्रथा, महलबाड़ी प्रथा, रैयतबाड़ी प्रथा, इस तरह की प्रथाएं आप पढ़ते हैं। और बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में जो प्रथा आई वो हमारे काम की क्या है? वो है भैया जमींदारी प्रथा। तो इसका बैकग्राउंड तो आपके ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ही रखा जा चुका था, ये बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। अब जमींदारी प्रथा से जो टारगेट है वो क्या है भैया? तो मैक्सिमाइज करना रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। और ये रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के क्रम में क्या होने लगा? उस क्रम में होने लगा कि जो अंग्रेजी सरकार थे, उन्होंने जो जमींदारों को नियुक्त किया, उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन में अति करना शुरू कर दिया। और इस अति के तौर में अतिक्रमण करते करते हुए ट्राइबल क्षेत्र में पहुंच गए। और आपको पता है जो सबसे शुरुआती लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरोध में सशस्त्र विद्रोह किया था, वो तो हमारे जनजातीय लोग ही थे। तो आपने पढ़ा होगा कि कोल विद्रोह हो जाता है, संथाल विद्रोह हो जाता है, मुंडा विद्रोह हो जाता है ना? ये सब आपने पढ़ा होगा। तो मुंडा विद्रोह जिस क्षेत्र में हुआ था वह था छोटा नागपुर का क्षेत्र। और बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसी मुंडा विद्रोह से निकला है आपका छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो ये मुंडा विद्रोह, ये सब कोल, संथाल, मुंडाओं का विद्रोह चल रहा था। अब अंग्रेजों को लगा कि ठीक है भैया, मैक्सिमाइज तो रेवेन्यू को करना ही है, मगर इनको ज्यादा छेड़ा जाएगा तो ये क्या कर देते हैं? ये तो सशस्त्र विद्रोह कर देते हैं। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को चलने में क्या करते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसे रोकने का प्रयास करते हैं। अर्थात इन्होंने क्या किया? कुछ स्टेप्स लिए ताकि क्या किया जाए? उनका जो डिसकंटेंट है उन्हें रोका जाए, उनके अंदर जो असंतुष्टि है उसे क्या किया जाए? उसे रोका जाए, उसे कंट्रोल किया जाए। और इसी असंतुष्टि को कंट्रोल करने के क्रम में जो सबसे पहला स्टेप ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया
वो उठाया आपका भुईहारी आपका सर्वे किया। तो एक टर्म आपको आएगा, यहां से सवाल आ चुके हैं, भुईहारी सर्वे। भुईहारी सर्वे क्या होता है? भुईहारी सर्वे क्या है? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बाय व्हाट? बाय ईस्ट इंडिया कंपनी टू पेसिफाई ट्राइबल्स, मतलब ट्राइबल्स को कंट्रोल करने के लिए, उनके लैंड से जुड़े जो असंतुष्टि थी उसे कंट्रोल करने के लिए भुईहारी सर्वे किया गया। और इसका एम क्या था? टू प्रिजर्व लैंड राइट ऑफ ट्राइबल, टू प्रिजर्व लैंड राइट्स ऑफ ट्राइबल्स। टू प्रिजर्व लैंड राइट्स ऑफ ट्राइबल्स, यहां तक हुआ। अब सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, भुईहारी जो सर्वे है ये इसका एम क्या था? तो ये लाया किसने? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पहला सवाल यही आ सकता है, क्या इसका था? तो इसका एम क्या था? तो भूमि संरक्षण के नियमों को देखरेख करना। कब आया था? तो ये आया था आपका 1862 से शुरू हुआ और 69 तक यह चलता रहा। या भुईहारी सर्वे 7 सालों तक चला। ये सवाल भी आ चुका है कि कब से कब तक चला, तो 62 से लेकर के 69 तक चला। पूछेगा कि कौन सर्वे, मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो सर्वे का आदेश दिया, मगर किसकी देखरेख में सर्वे हो रहा था? तो सर्वे हो रहा था भैया बाबू राखलदास हल्दर के नेतृत्व में। किसमें हो रहा था? बाबू राखलदास हल्दर के नेतृत्व में। यहां से ये सवाल आपको आ सकते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, बाबू राखलदास हल्दर। तो सबसे पहले यहां तक क्लियर कर लेते हैं कि कहां से शुरू हुआ। तो 1765 के जो ये जमींदारी राइट मिली थी वहां से कहानी शुरू होती है, मगर डिसकंटेंट को दबाने के लिए जरूरी था कि उनके जो कल्चरल प्रिजर्वेशन है, जो लैंड राइट का प्रिजर्वेशन है वो किया जाए। उस क्रम में जो पहला मुख्य स्टेप ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उठाया गया, याद रखेंगे ये कंपनी ने ये सर्वे करवाया था, भुईहारी सर्वे। उसका क्या था? एम क्या था? तो टू प्रिजर्व लैंड राइट ऑफ ट्राइबल। कब से कब तक हुआ? 62 से लेकर 69 तक। और उसके मुखिया कौन थे जी? सर्वे सर्वा कौन थे? किसकी नियुक्ति हुई थी ये करने के लिए? तो बाबू राखलदास हल्दर की नियुक्ति हुई थी। अब आप कहेंगे सर ये सर्वे हुआ, तो ये सर्वे से पता क्या चला? तो ये सर्वे ने क्या किया? भुईहारी सर्वे ने क्या किया? भुईहारी सर्वे ने लैंड को 2 भागों में बांट दिया। लैंड को कितने भागों में बांट दिया जी? लैंड को 2 भागों में बांट दिया। एक बाटा आपका, एक सेकंड रुकिएगा, एक बाटा आपके भुईहारी लैंड में। किसमें बांटा? भुईहारी लैंड। लैंड को कितने भागों में बांटा? भुईहारी लैंड, और एक तो बांटा आपके भुईहारी लैंड में और एक मंजीहस लैंड। एक किसमें बांटा? ये सवाल भी आ सकता है आपको, मंजीहस लैंड। भुईहारी प्रथा से 4 स्टेटमेंट आएगा कि कब से कब तक चला, किसके नेतृत्व में चला, एम क्या था, और इसने किसके कौन से क्लासिफिकेशन दिए। तो भुईहारी सर्वे अंडर द लीडरशिप ऑफ राखलदास हल्दर डिवाइडेड द लैंड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज भुईहारी कैटेगरी, अनदर इज मंजीहास लैंड, है ना, मंजीहास लैंड। अब देखिए अभी भुईहारी लैंड क्या होता है और मंजीहास लैंड क्या होता है। तो भुईहारी लैंड आप समझिए कि जो भी पहले क्या था, किसी भी व्यवस्था में, ऐसा नहीं कि जनजातीय व्यवस्था में, मुगल काल में भी, सल्तनत काल में भी क्या होता था, लोगों को उनके काम के बदले जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते थे उन्हें क्या दिया जाता था? मुगल काल में आप पढ़ते हैं जागीरदारी दिया जाता था। दिल्ली सल्तनत में आप पढ़ते हैं कि इक्तेदारी सिस्टम चलता था, लमसम जागीरदारी की ही बात थी। मतलब भैया आप मान लीजिए कि डीएम है, तो आप डीएम है तो आपको सैलरी ना मिल करके क्या मिल गया? एक प्लॉट मिल गया, उस प्लॉट से आप अपना खर्चा निकाल लीजिए, है ना, और सेवा कीजिए, राज्य की संस्था की सेवा कीजिए। इसी तरह का भुईहारी लैंड जो था वो कैसा? ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को दिया जाता था। तो भुईहारी लैंड वाज गिवन टू whom? इट वाज गिवन टू द ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, है ना। तो जो इक्तेदारी थी सल्तनत काल में, जो जागीरदारी थी मुगल काल में, वही आपकी क्या थी? भुईहारी थी ट्राइबल प्रथा में। इट वाज लैंड गिवन टू ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटर्स, है ना, आप कह सकते हैं कि ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं
जैसे आप ट्राइबल व्यवस्था पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत से वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ करते थे। जैसे एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ करता था पाहन, एक हुआ करता था आपका मांझी, एक हुआ करता था पुरोहित। पुरोहित सब लोग जानते हैं वो क्या होता है, पंडित होता है ना। तो इसमें क्या था, तो इसमें पहनोई लैंड, पहनोई लैंड किसे मिलता था, पाहन को। जब हम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो हम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, अभी तो हम कानून के बारे में पढ़ रहे। एक होता था महतोई लैंड, महतो को दिए जाने वाला लैंड को क्या कहते थे, महतोई लैंड। एक बड़ा इंटरेस्टिंग लैंड हुआ करता था भैया, एक हुआ करता था भूत खेत। भूत खेत दिया जाता था क्योंकि आपको पता है ट्राइबल सोसाइटी में क्या है, इविल प्रैक्टिसेस, ब्लैक मैजिक, ये सब पे ज्यादा विश्वास है उनका, है ना। तो वो कहते थे कि भूत को अगर शांत रखना है तो पंडित को कुछ खेत दे दीजिए, वो उससे सेवा वेवा करेगा, भूत भी क्या रहेगा भैया, शांत रहेगा। तो पूछा जा सकता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ भूयारी लैंड। तो यू नीड टू नो दैट द लैंड प्रोवाइडेड टू द पाहन नोन एज पहनोई, टू द महतो नोन एज महतोई। लेकिन ये भूत खेत क्या था, तो भूत खेत था लैंड प्रोवाइडेड टू द प्रीस्ट सो दैट ही कैन पैसिफाई द इविल फोर्सेस, है ना। तो क्या था भैया, भूत खेत। किस तरह के बातें थी, भूत खेत। एक हुआ करता था डली कट्टी लैंड, ये लैंड के प्रकार है ना। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि लैंड के प्रकार क्या क्या थे। अभी तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। तो भूयारी लैंड था, भूयारी सर्वे, जो कब से कब तक चला जी, 62 से 1862 से 1869 तक चला। याद रख लेंगे 1862 टू 69 गांधी जी के जन्म तक चला है, और 7 साल चला है पीछे, है ना, 62 से लेके 69 तक। और क्या, भूयारी लैंड, लैंड गिवन टू ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटर। मंजिहस लैंड क्या होता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जैसे एक लैंड का टुकड़ा तो राजा ने दे दिया कि भैया महतो जी आप रखिए, पाहन जी आप रखिए, पुरोहित जी आप रखिए, लेकिन मेरा भी तो कोई आम जनजाति लोगों का भी तो अपना लैंड हुआ करता होगा, है ना। तो आम लैंड जो हुआ करता था ये क्या था, प्राइवेट लैंड था। ये क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट लैंड या प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना, प्राइवेट लैंड हुआ करता था। उसे कहा गया मंजिहस। सीधा सवाल आ सकता है, मंजिहस डिनोटेड टू अ डांस इन ट्राइबल, अ फोक सॉन्ग, अ फोक स्टोरी, अ टाइप ऑफ लैंड। तो आपको पता है टाइप ऑफ लैंड, आसान क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, तो आसान और डिफिकल्ट हमें दोनों के लिए तैयार रहना है। अब चलिए सर, तो क्या छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट सर अपने आप आ गया, क्या उसके पहले अंग्रेजों ने कोई कानून उनून नहीं बनाया था, अचानक से उन्होंने 1765 के बाद सीधे छोटा नागपुर एक्ट बना दिया क्या? तो नहीं, ऐसी बात नहीं। ये छोटा नागपुर एक्ट बनने के पहले कुछ कुछ प्रावधान तो आने लगे थे, कुछ कुछ स्टेप्स तो अंग्रेजों द्वारा लिया जाने लगा था, भले वो क्या था ना काफी हुआ समय के साथ। तो हम लोग देखते हैं कि एक्ट प्रिसीडिंग द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, पर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आने के पहले कौन कौन से कानून आए, वहां से भी सवाल आने की संभावना रहती है। तो हेडिंग क्या हो सकता है, एक्ट प्रिसीडिंग, एक्ट्स प्रिसीडिंग छोटा नागपुर एक्ट, एक्ट प्रिसीडिंग द सीएनटी एक्ट, है ना। तो ये देखिए सबसे पहला एक्ट जो आपका आया था वो क्या आया था जी, छोटा नागपुर लैंड टेन्योर एक्ट। सबसे पहला एक्ट जो, तो ये सब के बारे में साधारण बातें जाननी, क्योंकि मुख्य टॉपिक तो सीएनटी है। ये तो सीएनटी का क्या है, बैकड्रॉप देख रहे हैं, बैकग्राउंड को देख रहे हैं। तो छोटा नागपुर लैंड टेन्योर एक्ट पहला क्या आया जी, छोटा नागपुर लैंड टेन्योर एक्ट। अब इससे जो आसान आसान सवाल आ सकते हैं, है ना, आसान सवाल ही आते हैं यहां से। सबसे पहले पूछोगा भैया आया कब, तो आया ये 1869 पे। याद रखिए जो भूयारी सर्वे आपने पीछे देखा 69 में खत्म हुआ, और इसी आधार पे एक कानून कौन सा आया, छोटा नागपुर लैंड टेन्योर एक्ट 1869 में आया। याद रखेंगे छोटा नागपुर लैंड टेन्योर एक्ट 1869 में आया, और इसमें कहा गया कि जो भी आपका भूयारी लैंड है उससे जुड़े प्रावधानों को, इसका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, और उसी का नहीं, आज भी जहां जहां 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू है, जिन ट्राइबल क्षेत्र में 5th और 6th शेड्यूल लागू है, वहां स्पेशल पावर है डीएम को। आप सुनते होंगे डीएम और डीसी के बीच का अंतर आपको समझ में नहीं आता होगा, तो बहुत ही मौलिक अंतर यही है कि ट्राइबल इलाके में ट्राइबल राइट्स जो 5th और 6th शेड्यूल पे जो डीएम का स्पेशल राइट है वो उसे डीसी बना देता है ना। वो से आप झारखंड में जाएंगे तो बहुत जगह, जैसे मैं एक जगह जानता हूं धनबाद, वहां डीएम नहीं कहते हैं, वहां क्या कहते हैं जी, वहां डीसी कहते हैं, समझे। तो ये क्या कहा गया, यहाँ क्या किया गया, स्पेशल पावर टू कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर व्हाट, टू लुक आफ्टर द लैंड्स
अंडर भूमियारी सर्वे। तो यहाँ पे किसका प्रोविजन है? प्रोविजन फॉर स्पेशल कमिश्नर। यहाँ क्या था इस एक्ट में? और आपको मैं आज यहाँ से एक रामबाण बात बताता हूं, आपसे कोई भी ट्राइबल एक्ट में पूछे कि आखिरी निर्णय का फैसला किसके हाथ में है, तो आखिरी निर्णय का फैसला हमेशा डीसी के हाथ में होता है, स्पेशल कमिश्नर के हाथ में होता है। प्रोविजन फॉर स्पेशल कमिश्नर, विशिष्ट अधिकारी जिसे कहते हैं, है ना, स्पेशल कमिश्नर, विशिष्ट आयुक्त जिसे आप कहते हैं हिंदी में, स्पेशल कमिश्नर, इसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? विशिष्ट आयुक्त, है ना, विशिष्ट आयुक्त की, विशिष्ट कमिश्नर की बात होती है। हिंदी में आया हुआ क्वेश्चन और ऑप्शन में विशिष्ट कमिश्नर ही दिया हुआ था उसने, है ना। चलिए अब इसमें हुआ क्या था सर, तो भूमियारी लैंड में जो भूत खेत, मैंने आपको बताया कि भैया भूतों को शांत करने के लिए दिया जाता था, महतों को दिया जाता था, पहनोई को दिया जाता था। तो इसका डेफिनेशन है, इसमें आपसे सीधा सवाल आएगा, द डेफिनेशन ऑफ द लैंड अंडर द भूमियारी सर्वे वाज गिवन अंडर व्हिच एक्ट? तो इट वाज प्रोवाइडेड अंडर द छोटा नागपुर लैंड टेन्योर एक्ट 1869। तो इसमें क्या है? डेफिनेशन ऑफ लैंड्स लाइक पहनोई, महतोई, भूत खेत एक्सेट्रा, इन सब लैंड्स का क्या है? डेफिनेशन दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। बाकी दो चार छोटे छोटे और एक्ट है वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर उसके पहले कोई एक्ट है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के पहले, तो यही है, छोटा नागपुर लैंड टेन्योर एक्ट। एक्ट का नाम याद रखना है, क्योंकि एक कहावत है अंग्रेजी में कि देयर इज नो सिनोनिम इन लॉ, पर्यायवाची नहीं होता है कानून में। लैंड टेन्योर का मतलब लैंड टेन्योर और टेनेंसी का मतलब टेनेंसी होता है, पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए, तो छोटा नागपुर लैंड टेन्योर एक्ट के बारे में क्या क्या आपने बताया सर? तो आपने बताया कि जो भूमियारी सर्वे हुआ था, उस सर्वे जिसमें राखल दास हल्दर साहब थे, उनके नेतृत्व में हुआ, और 1869 में उसके आधार पे एक कानून पास हो गया जिसे छोटा नागपुर लैंड टेन्योर एक्ट कहते हैं। सर फिर आपने कहा कि इसमें क्या होता है सर? इसमें स्पेशल कमिश्नर का प्रोविजन होता है, और यही स्पेशल कमिश्नर लैंड पे आखिरी बात किसका चलता है जी? अगर विवाद की स्थिति में स्पेशल कमिश्नर हमेशा मारिएगा, यही एमसीक्यू में, यही इसका सॉलिड आंसर है। और क्या बताया सर आपने? तो जो आपने जो भूत खेत पहनोई महतोई बताया था, उसका डेफिनेशन जो आपने बताया, वो डेफिनेशन तो इसी एक्ट में दिया हुआ है सर। ठीक है, तो अब क्या है जी, अगला कानून क्या है? तो अगला कानून है छोटा नागपुर लैंड लॉर्ड टीनेंट प्रोसीजर एक्ट। अगला एक्ट क्या है? छोटा नागपुर लैंड लॉर्ड टीनेंट प्रोसीजर एक्ट। छोटा नागपुर लैंडलॉर्ड टीनेंट प्रोसीजर एक्ट। ये कब आया सर? तो ये आया एकदम 10 साल बाद। ये कब आया? सीधा सीधी इसमें याद रखना, ये कब आया जी? ये आया आपका 1879। थोड़ा मोड़ा चेंज किया गया, बहुत ज्यादा इसमें कोई बातें चेंज नहीं हुई, हल्का फुल्का समय के अनुसार 10 वर्ष में परिस्थितियां बदली होंगी, उस हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक्ट आया, बंगाल टीनेंसी एक्ट। इन सब का डेट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट जो भी होता है वो बता दिया जाता है ना। बंगाल टीनेंसी एक्ट, बंगाल टीनेंसी एक्ट। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया जी? ये आया आपका सर 1897 में। तो 3 एक्ट पहले आ चुके थे, 3 एक्ट पहले आ चुके थे। ये 79 है, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1897। तो बहुत आसान है सर। 1869 गांधी जी का जन्म, 10 वर्ष बाद, और फिर 79 था, उसको उल्टा कर दिए तो 97 हो गया। ये तो सर याद हो गया। तो आपको सीक्वेंस में आएगा तो आप सीक्वेंस में बना देंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद क्या हुआ? एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे हुआ, और उस सर्वे को कहते हैं मोजावार सर्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आने की बहुत संभावना है। तो सर आपने क्या बताया सर? तो एक हुआ मोजावार सर्वे, मोजावार सर्वे। सर एक भूमियारी सर्वे हुआ आपने पढ़ा, और एक क्या पढ़ा है सर आपने? कि मोजावार सर्वे। 2 सर्वे हो रहा है, याद रखना है। और मोजावार सर्वे कब हुआ सर? तो मोजावार सर्वे हो गया आपका 1902 में, याद रखेंगे। आपसे सवाल पूछ सकता है झारखंड स्पेशल कि मोजावार सर्वे जब हुआ तो गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ही रहेगा, है ना। ये बात आपको इस तरह से आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो क्या है, आपसे सीधा पूछेगा मोजावार सर्वे कब था, सीधा पूछेगा, वो डेट ना पूछ के पूछे कि गवर्नर जनरल कौन था। दिमाग को खुला रखना, दिमाग खुले दिमाग के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल बहुत आसानी से चीजें आपके जहन में उतरती जाएंगी, है ना। वकालत नहीं करना है कानूनों को देखकर, क्योंकि मैं सब कानून का सारा धारा रट जाऊंगा।
रटने वाले एसडीएम नहीं बनते हैं, है ना, समझने वाले, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से चैलेंज को एक्सेप्ट करना है जो आपके सामने है। तो ये क्या है जी, मोजावार सर्वे 1902, आपसे पूछे गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। अभी से इस सर्वे में क्या हुआ सर, तो इसमें खेवट और खतियान, खेवट और खतियान प्रिपेयर किया गया। खेवट आप समझते हैं, खेवट होता है जो आप पटवारी, जिसे कहीं कहीं लेखपाल कहते हैं, समझे। तो पटवारी और लेखपाल के पास जो रिकॉर्ड रहता है कि भूमि किसकी है, कहां से कहां तक की भूमि है, किसके नाम पर है, किसको सक्सेशन देना है, वो रिकॉर्ड जो पटवार की ऑफिस में रहता है उसे खेवट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, खेवट कहते हैं। और खतियान क्या होता है, खतियान क्या होता है, खसरा, प्लॉट नंबर। खतियान क्या होता है जी, खसरा, प्लॉट नंबर। खसरा बेसिकली एक अरबी फारसी टर्म है जो खेतिहर भूमि के लिए, जिसे शहर में आप कहते हैं ना प्लॉट, वही क्या होता है गांव में खसरा होता है। तो इसमें क्या हुआ, तो आपसे सीधा पूछेगा मोजावार सर्वे 1902 लॉर्ड कर्जन, और क्या है, प्रिपरेशन ऑफ, इस सर्वे के द्वारा क्या किया गया, प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपेयर व्हाट, खेवट एंड खतियान, खेवट एंड खतियान। ये क्या है, पटवारी के पास रहता है। ये किसके पास रहता है, आपको सीधा कीवर्ड याद रखने हैं, पटवारी के पास जो रिकॉर्ड रहता है, पटवारी के पास जो रिकॉर्ड रहता है उसे खेवट कहते हैं। और खतियान क्या होता है जी, खतियान होता है आपका प्लॉट नंबर का जो स्लिप रहता है, प्लॉट नंबर का जो स्लिप रहता है, समझे, उसे क्या कहते हैं, खतियान कहते हैं। हालांकि देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसका एक अगला पार्ट भी आएगा। अभी तो हम लोग बैकड्रॉप समझ रहे हैं, मुख्य बातें देख रहे हैं। इसके बाद इसके आर्टिकल्स को लेकर के, टर्मिनोलॉजी को लेकर के, कि भैया भूत खेत क्या होता है, आपने आज तो बता दिया सर, मैं कल भूल जाऊंगा तो आप लिख के दीजिए, तो मैं सब कुछ लिख करके आपको बोर्ड पर दूंगा, है ना। आप बस, आपको क्या करना है, ध्यान से इसे पढ़ते रहना है। तो चलिए, तो ये टर्मिनोलॉजी का एक अलग से क्लास हम लोग लेंगे ही, क्योंकि ये पूरा एक बार में खत्म होने की बात ही नहीं है, और एक बार में पढ़ना भी नहीं चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए। तो मोजावार सर्वे के बारे में आपने देखा, तो खेवट, और सीधा कीवर्ड पहले डालिए कि खेवट खतियान मोजावार सर्वे 1902, इतना ही याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन सही होने की संभावना हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ये सब तो आपने बहुत अच्छा बताया कि 1765 से लेकर 1902 तक तो हम लोग आ गए। अब सर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के बारे में बता दीजिए। अब सर डायरेक्ट आ जाइए मुद्दे पे, तो डायरेक्ट मुद्दे पे अब आ जाते हैं जी। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है 1908 का, इसके कुछ प्रोविजन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके कुछ प्रोविजन किस एक्ट में थे, किस एक्ट में थे, तो वो थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। जी हाँ, वही एक्ट जिसे मॉडरेट्स की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई गई, जिसमें कहा गया था कि आप क्या कर सकते हैं, बजट पे एक सवाल पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते हैं। उसी 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में ट्राइबल से रिलेटेड कुछ कानून थे जो 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। चलिए अब मेन हेडिंग पे आइए, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, समझे, इस पे आते हैं। तो पूछेगा भैया छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट किसमें था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट की धारा 5 में। तो इसके कुछ प्रावधान, सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन, ये सवाल पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सम प्रोविजंस वर प्रोवाइडेड इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सम प्रोविजंस वर प्रोवाइडेड इन इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। जो भी क्लास देख रहे हैं उनका काम है कि 1892 में जब ये इंडियन काउंसिल एक्ट आया तो गवर्नर जनरल कौन था, वाइसरॉय कौन था, उस समय तो वाइसरॉय हो गए थे, वाइसरॉय कौन था वो आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, लगाएंगे, नहीं पता है तो खोज करके लगाएंगे। लेकिन अगर क्लास देख रहे हैं तो आपको भी इन्वॉल्वमेंट देना होगा, और जिसे भी क्लास पसंद आएगी, अगला पार्ट भी चाहते हैं, तो वो कमेंट जरूर करेंगे, है ना, तो उन्हें कैसा लगा ये आपको बताना है। चलिए, तो 1892 में गवर्नर जनरल कौन है, ये कमेंट बॉक्स में मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। देखता हूं कि कौन कौन क्लास शुरू करके अंत तक देखता है, उसे ही क्वेश्चन पता होगा कि क्या जवाब देना है। चलिए, क्या सर इस कानून को कोई और नाम से जाना जाता था क्या, बिल्कुल, इस कानून को एक और नाम से जाना जाता है जी, इसे कहते हैं बंगाल एक्ट नंबर 6। ये सवाल पूछा जा सकता है, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज बंगाल एक्ट नंबर 6, क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा तो एक ही था, 1911-12 में जाकर के अलग होता है। ऑल्सो नोन एज बंगाल एक्ट नंबर 6, बंगाल
एक्ट, ये सवाल पूछा जा सकता है। एक्ट नंबर 06 या 6, है ना, एक्ट नंबर 6 या 06, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्ट नंबर 6, बंगाल एक्ट नंबर 6 1892 में कुछ प्रोविजन है। इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ ट्राइबल। जिस तरह से मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ फॉर इंग्लिश कंपनी फर्रुखसियार के फरमान को कहा जाता है, उसी तरह मैग्ना कार्टा फॉर ट्राइबल्स क्या है जी, ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा फॉर ट्राइबल्स, ऑल्सो नोन एज व्हाट, मैग्ना कार्टा। सीधा सवाल आ सकता है आपसे, मैग्ना कार्टा ऑफ ट्राइबल्स। मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो रेवोल्यूशनरी हो, है ना, जो क्या हो बहुत बड़ा, जिसकी महत्व क्या हो, जिसका महत्व बहुत दूरदृष्टि के साथ, जिसका महत्व काफी सर्वव्यापी हो। चलिए पूछे इमीडिएट कॉज क्या था सीएनटी एक्ट का, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज। तो आपसे पूछता है, जैसे आपसे पूछता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था, तो आप बताते हैं कि भैया आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड का क्या हो गया था, मर्डर कर दिया गया था। इमीडिएट कॉज, है ना, जैसे आप बताते हैं क्विट इंडिया का इमीडिएट कॉज क्या था, तो भैया बिना भारतीयों से पूछे क्या किया गया था, युद्ध में शामिल कर लिया गया था। तो इमीडिएट कॉज आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे, बिरसा मुंडा का आंदोलन, या उसी को ऑप्शन में आता उल गुलान विद्रोह, उल गुलान रिवोल्ट। इमीडिएट कॉज, इमीडिएट कॉज, इमीडिएट कॉज क्या है जी, तो उल गुलान रिवोल्ट, या इसी को क्या कह सकते हैं, बिरसा मुंडा रिवोल्ट, या कह सकते हैं मुंडा रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट या मुंडा रिवेलियन, मतलब मुंडा विद्रोह, आप समझिए, क्योंकि 1895 से 1900 तक मुंडा विद्रोह चला था, है ना, मुंडा विद्रोह चला था। अब पूछा जाएगा कि इसका जो प्रारूप है, इसका जो क्या है ब्लूप्रिंट है, वो किसके द्वारा तैयार किया गया, इसका ब्लूप्रिंट किसके द्वारा तैयार किया गया जी, तो याद रखेंगे ब्लूप्रिंट मतलब आप समझ रहे हैं ना, कानून बनने के पहले जो दस्तावेज तैयार हुए वो किसने तैयार किया, ब्लूप्रिंट से 2-3 सवाल, किसने तैयार किया, देखिए एक एक क्वेश्चन में तोड़ तोड़ के आपको बता रहा हूं, किसने तैयार किया, मैं आपको सबसे पहले याद रखना है एक व्यक्ति का नाम, जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। किसने तैयार किया, प्रिपरेशन किसने किया, जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। पूछा जाएगा ये कौन था जी, तो ये एक जर्मन पादरी था, ये क्या था, एक जर्मन जेसुइट था। जेसुइट आप समझते हैं जो क्रिश्चियन धर्म के गुरु वगैरह होते हैं, जेसुइट था, है ना, क्रिश्चियन धर्म का क्या था, जेसुइट था। पूछा जाएगा कि जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन किस वर्ग के बीच में अपने, और ये क्या था, जर्मनी का था, ये देश जर्मनी का था, क्रिश्चियन धर्म के थे, नाम से भी पता चल रहा है जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। पूछा जाएगा क्या करते थे, तो एक सोशल, एक सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता थे, क्या थे, सोशियो रिलीजियस एक्टिविस्ट थे, और कहां एक्टिव रहते थे, तो ये मुंडाओं के बीच में एक्टिव रहते थे। ये सवाल पूछा जा सकता है कि जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन जिन्होंने प्रारूप तय किया था 1908 के छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का, वो कार्यकर्ता थे, तो किस समाज के बीच के कार्यकर्ता थे, तो मुंडा समाज के बीच के कार्यकर्ता थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। इनके साथ एक और व्यक्ति का नाम आता है जॉन लिस्टर, लेकिन अगर एक ऑप्शन ही लगाना हो तो आप हॉफमैन ही मारेंगे, ध्यान रखेंगे, दो व्यक्तियों का नाम आता है हॉफमैन और जॉन लिस्टर, लेकिन अगर एक आंसर लगाना हो तो आप किसको लगाएंगे, जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन को लगाएंगे। एक और व्यक्ति मैंने क्या नाम बताया, जॉन लिस्टर, क्या नाम बताया थी, जॉन लिस्टर, है ना, तो ये दोनों का नाम आता है। तो ये हुआ कब था जी, तो ये इन्होंने किया था 1903 में, इसको तैयार कर लिया था। आपको पता है कानून बनने में तो काफी समय लग जाता है, तो 1903 में प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो मुंडा समुदाय के बीच कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता का काम करने वाले एक जर्मन पादरी जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन के द्वारा, और उनका सहयोग किया था जॉन लिस्टर ने, लेकिन सर ने बताया कि अगर एक ऑप्शन लगाना हो तो हॉफमैन के साथ जाएंगे। कब तैयार किया था जी, तो 1903 में किया था, 1903 में। अब पूछेगा कि जब तैयार हुआ तो वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड कर्जन, कॉमन सेंस की बात है ना, इस तरह से कॉमन सेंस को भी थोड़ा अपने साथ लेकर के चलना है, ठीक है, कॉमन सेंस को भी अपने साथ लेकर के चलना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको पता है ब्लूप्रिंट क्या होता है, पहले गैजेट में आता है और वो गैजेट बाद में कानून बनता है ना, तो गैजेट पूछा जाएगा किस गैजेट में पब्लिश हुआ था, पब्लिश्ड इन विच गैजेट, पब्लिश कहां हुआ था, तो याद रखेंगे पब्लिश हुआ था कैलकाटा गैजेट, कहां हुआ था जी,
याद रखिएगा, कैलकाटा गैजेट अलग है, बंगाल गैजेट अलग है। हिंदी इंग्लिश की बात नहीं है, चाहे आप किसी भी मीडियम के हो, वो कलकत्ता गैजेट ही रहेगा। बंगाल गैजेट के न्यूज़पेपर था जेम्स अगस्टस हिकी का, वो तो कब का बंद हो चुका है, 1780 के आसपास। याद रखेंगे। तो कहां पब्लिश हुआ था? कैलकाटा गैजेट। कहां पब्लिश हुआ था? ये सब याद रखना है। कैलकाटा, कैलकाटा गैजेट, गैजेट। पूछा जाएगा सर ये प्रभावी कब से हो गया, लागू कब से हो गया? तो यहां पे देख लीजिए, लागू कब से हुआ जी? 11 नवंबर 1908। चलिए सर, जिस तरह से आपने पढ़ा है कि संविधान कब बन गया था, संविधान तो 26 नवंबर को ही बन गया था सर, पर लागू कब हुआ था? लागू तो सर 26 जनवरी को हुआ था। उसी तरह ये कानून 1903 में प्रारूप तो तय हो गया, लेकिन लागू कब से हुआ? तो लागू हुआ 11 नवंबर 1908। सर तो ये यहां से ये भी तो पूछ सकता है ना सर कि जब लागू हुआ तब वाइसरॉय कौन था जी? तब याद रखेंगे लॉर्ड मिंटो। कौन था? लॉर्ड मिंटो। कभी कभी ऑप्शन में आएगा लॉर्ड मिंटो सेकेंड, तो ध्यान रखना है लॉर्ड मिंटो सेकेंड। समझ गए? लागू कब से हुआ? 11 नवंबर। मैं आगे लिख ही देता हूं, है ना, इसे बढ़िया से लिख देता हूं मैं। तो क्या है? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1903 में क्या इसका तैयार हो गया था? प्रारूप तैयार हो गया था। कहां छपा था? कैलकाटा गैजेट में। कैलकाटा गैजेट में छपा था। याद रखेंगे, कैलकाटा गैजेट कहा है मैंने, बंगाल गैजेट नहीं कहा, इंग्लिश वाला ही याद रखना है, कैलकाटा गैजेट। दोनों अलग अलग चीजें हैं। और क्या हुआ था जी? लागू कब से हुआ था सर? तो 11 नवंबर 1908 को लागू हो गया था। और उस समय वाइसरॉय कौन था सर? तो उस समय वाइसरॉय कौन था जी? वही वाइसरॉय जो 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वाला मिंटो पहले से ही नौकरी कर रहा था यहाँ पे, तो हम लोग उसको कह देते हैं लॉर्ड मिंटो। और अगर लॉर्ड मिंटो 1 और 2 ऑप्शन में आ जाए तो हमेशा लॉर्ड मिंटो 2, है ना, लॉर्ड मिंटो 2। और सिंपली लॉर्ड मिंटो आए तो एक ही मिंटो है तो एक ही को मार देंगे। चलिए, यहां तक तो एक बात क्लियर हो गई। एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा तो मैं क्लियर कर देता हूं कि सीएनटी एक्ट आया, इसमें क्या था भैया? तो इसके कुछ बातें तो 1892 की एक्ट में पहले से मौजूद था। इसी को कहते हैं सर बंगाल एक्ट नंबर 6, इसी को कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ ट्राइबल्स। काफी इंपॉर्टेंट दस्तावेज था ट्राइबल्स के लिए। इमीडिएट कॉज क्या था जी? तो उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह जिसे हम कहते हैं सर। ब्लूप्रिंट 1903 में तैयार किया था मुंडाओं के बीच के एक सामाजिक कार्यकर्ता जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, और उनका सहयोग किया था लिस्टर ने। लेकिन एक नाम लगाना आएगा सर तो हम लोग हॉफमैन ही लगाएंगे। पब्लिश किया था सर कलकत्ता गैजेट में। जब लागू हुआ तो वाइसरॉय कौन था सर? जब लागू हुआ तो वाइसरॉय कौन है सर? कर्जन है ना? लागू नहीं, माफ कीजिएगा, जब पब्लिश हुआ तो वाइसरॉय कौन है सर? कर्जन है। और जब लागू हुआ तो वाइसरॉय कौन है सर? लॉर्ड मिंटो सेकेंड है। तो यहां तक तो अभी हमने लागू करवाया, ये तो कानून लागू हुआ है। 5 नंबर का सवाल आएगा भैया, इतना आसान थोड़ी है कि आप आर्टिकल रट लीजिएगा तो आपको आर्टिकल से कितने क्वेश्चन आएंगे? एक क्वेश्चन आएगा आर्टिकल से। आर्टिकल आप कितना भी रट लीजिएगा तो एक सवाल या 2 सवाल आएगा, बाकी 3 सवाल कौन बनाएगा? बाकी 3 सवाल यहीं से आएंगे। समझ गए? चलिए, अब हम सीएनटी एक्ट के मुख्य बातों को देखते हैं। इसकी धाराएं और इसके अध्याय को हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। मुख्य बातें देखेंगे, मुख्य बातें देखना बहुत जरूरी है। तो सीएनटी एक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। सीएनटी एक्ट तो सर आप लागू करवा दिए लॉर्ड मिंटो के समय 11 नवंबर को, है ना। अब सीएनटी एक्ट 1908, 11 नवंबर 1908, बार बार बोलना इस बात को। आम बच्चे जानते 1908, आपने मुझसे आपने धनंजय एकेडमी पढ़ा तो आप कहेंगे 11 नवंबर 1908, इसे याद होता है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो 11 नवंबर 1908। अब क्या है सर? तो सीएनटी एक्ट 1908 हो गया सर। तो सर हर कानून में, हर दस्तावेज में कुछ शेड्यूल होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं सर, और कुछ एक्ट होते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें चैप्टर्स कितने हैं, फिर देखेंगे सर इसमें शेड्यूल कितने हैं, और फिर देखेंगे सर इसमें नंबर ऑफ एक्ट, धाराएं कितनी है सर। तो सर पहले देख लेते हैं कि एक्ट कितना है। तो एक्ट तो भैया 271 है। ये बात तो क्लियर हो गया सर कि सब नहीं रटना है, वरना एसडीएम तो नहीं बनेंगे, वकील जरूर बन जाएंगे। ये तो क्लियर हो गया। फिर रटना कैसे सर? रटना पड़ेगा क्या? नहीं, समझने की बात, कुछ ना कुछ तो रटना पड़ेगा। वो तो आपने अपना नाम भी रटा है ना, प्रैक्टिस से सीख गए हैं बार बार बोलते बोलते। तो एक्ट कितना है? टोटल धाराएं 271, ये सबसे पहले रट लीजिए। 271 शेड्यूल, शेड्यूल अनुसूची, शेड्यूल कितने हैं जी? शेड्यूल मात्र 2 है सर, मात्र 2।
तो ये शेड्यूल को पहले रट लेंगे, शेड्यूल रट के हटा देंगे हम लोग अभी के अभी। और फिर क्या है सर, और फिर क्या है सर, तो इसमें चैप्टर्स, अध्याय जिसे आप कहते हैं, चैप्टर्स कितने हैं सर, तो चैप्टर्स 19 है। तो सबसे पहले तो ये नंबर रट लीजिए। एक स्टेटमेंट में आ जाए कि 3 शेड्यूल है तो गलत होगा कि छोटा नागपुर टेनेसी एक्सेस 19 चैप्टर 3 शेड्यूल एंड 270 एक्ट। तो नहीं भैया, सर ने बताया था कि 2 ही शेड्यूल है ना, 2 ही शेड्यूल है। 271 तो क्या है, एक्ट है, 271 तो एक्ट है और चैप्टर 19 है। तो 19 चैप्टर और एक्ट हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। हम लोग कब पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम लोग शेड्यूल देख लेते हैं। भैया शेड्यूल क्या है, शेड्यूल देखने से पहले एक बात आप समझिए। जैसे मैंने आपको कहा कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में आया, और उसके पहले मैंने बहुत से 2-3 कानून दिखाए कि लैंड टेन्योर एक्ट, प्रोसीजर, पेमेंट प्रोसीजर एक्ट, ये वो। लेकिन जब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया तो कुछ एक्ट क्या हुए जो इस छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के बीच में बाधा थे, उन एक्टों को निरस्त कर दिया गया। समझ गए आप। मान लीजिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए तो कुछ जो पर्सनल प्रॉपर्टी राइट है, पर्सनल मैरिज राइट्स है, वो क्या हुए, निरस्त हो जाएंगे। तो वो जो निरस्त हुए वही इस दोनों शेड्यूल में है। गौर से सुनिए एक लाइन में, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के आने से पुराने जो जो कानून भंग हो गए, जो जो कानून क्या हो गए, आउट ऑफ द बिजनेस हो गए, उनका एक अनुसूची बना करके 2 शेड्यूल्स में, 2 अनुसूचियों में बांट दिया गया कि भैया ये कानून जो क्या है ये सब खत्म। तो सर 2 क्यों, वो तो एक ही शेड्यूल में बना सकता था। नहीं, इसके पीछे कारण है। शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर जो 1 है, शेड्यूल नंबर 1 में है, इसमें वो कानूनों का जिक्र है जो छोटा नागपुर रीजन, रांची, हजारीबाग, ये सब रीजन में जो कानून निरस्त हुए उसका जिक्र कहा है जी। छोटा नागपुर प्रमंडल सब डिवीजन में आने वाले कानून, निरस्त कानून का क्या है, यहाँ पे ब्यौरा है। यहाँ कौन से कानून है, तो छोटा नागपुर प्रमंडल के निरस्त कानून। निरस्त आप समझते हैं, जो भी क्या है, जो लॉस क्या कर दिए, रिपील्ड लॉ। इंग्लिश में ही लिख दो क्या, इंग्लिश में लिख देता हूं, रिपील्ड लॉ ऑफ द छोटा नागपुर रीजन, रिपील्ड लॉज ऑफ। तो पहले शेड्यूल में क्या है सर कि जो सीएनटी एक्ट 1908 के आने की वजह से जो पुराने कानून निरस्त हुए और उसमें भी जो छोटा नागपुर रीजन के कानून निरस्त हुए, रिपील्ड लॉज ऑफ छोटा नागपुर रीजन, उसके बारे में जिक्र है सर। शेड्यूल तो हम लोग आज ही रट लेंगे सर, अगले दिन आप आर्टिकल और चैप्टर्स भी हम लोगों को पढ़ा दीजिएगा। रिपील्ड लॉ ऑफ छोटा नागपुर रीजन, सर तो हो तो गया, सीएनटी एक्ट था तो छोटा नागपुर रीजन का तो लॉ खत्म कर दिया। फिर शेड्यूल 2 में क्या है सर, तो याद रखना यही से सवाल बनेगा। मानभूम, मानभूम आप समझते हैं, पश्चिमी ये मानभूम जो जिला है वहां कुछ अलग कानून होंगे, लेकिन वकालत नहीं करनी, याद भी कर लेना। छोटा नागपुर में निरस्त कानून, उस रीजन के निरस्त कानून आपके कहा आ गए, शेड्यूल 1 में। और शेड्यूल 2 में क्या आ गया जी, शेड्यूल 2 में मानभूम, रिपील्ड लॉज ऑफ मानभूम रीजन। मानभूम भी एक रीजन है झारखंड में, रिपील्ड लॉज ऑफ मानभूम रीजन। तो ये रहा आज का क्लास आप लोगों का, जहां हमने छोटा नागपुर एक्ट को बनाने की प्रक्रिया में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते 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 छोटा नागपुर एक्ट को बना करके उसके किताब को तैयार करके 19 अध्याय, 2 अनुसूची और 271 धाराएं, अर्थात 271 एक्ट, 2 शेड्यूल्स और 19 चैप्टर के बारे में जिक्र हमने बताया। और उसमें भी 2 शेड्यूल की इस कानून के आने से कौन कौन से कानून पुराने वाले निरस्त हुए और उसमें भी कौन छोटा नागपुर में निरस्त हुए, तो वो आ गया आपके शेड्यूल 1 में, वो आ गया आपके छोटा नागपुर रीजन वाला शेड्यूल 1 में, और भैया मानभूम रीजन वाला शेड्यूल 2 में। तो यहां तक हम लोग आज रुकते हैं। अगले पार्ट में हम लोग 19 अध्याय और महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, जहां से सवाल बने हैं और जहां से सवाल बनने की बहुत ज्यादा आसार है, उसको हम लोग समझेंगे। आज के क्लास का आप नोट्स बना लेंगे, अगले क्लास में ये दोनों कंप्लीट। यहां से मैं आपको दावा करता हूं कि इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, समझ गए। और याद रखिएगा आर्टिकल्स में बहुत प्राण देने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 सवाल आएंगे, बाकी 3 सवाल बैकग्राउंड से ही आएंगे। तो बैकग्राउंड पर फोकस कीजिए, वो इजी है क्योंकि वो मॉडर्न हिस्ट्री से भी जुड़ता है, तो वहां से आपको याद करने में आसानी होगी। बाकी ये क्या है, एक्ट वाला तो मैं आपको करवा ही दूंगा एमसीक्यू के माध्यम से, फिर आप उसे पूरी तरह से क्या कर लेंगे, अपना उस पर मजबूती पा लेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा
ये अप्रोच कैसा लगा, ये आपको लगता है कि ये सीरीज कंटिन्यू करना चाहिए, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और एक सवाल जो मैंने पूछा था कि 1892 में गवर्नर वाइस रॉय कौन था इंडियन काउंसिल एक्ट के समय, ये जवाब आप लोगों को जरूर देना है। धन्यवाद।